हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। उसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के भी क्लास हो चुकी हैं। यदि नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। ये आगामी आने वाली सभी एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप ये साउथ अफ्रीका में स्थित एक समुद्री मार्ग है। इसी रास्ते तक भारत तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, या भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन में देखें, जॉन काबोट, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या अमुद्र सेन। तो कौन है? ये वास्को डी गामा है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक पहुंचने वाला या भारत की खोज करने वाला कौन व्यक्ति है? वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल से है। 1498 डेट याद रखिए, 1498 को कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। वहां का जो लोकल शासक जमोरिन थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था। डिटेल देख लेते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से बंदरगाह में पहुंचे थे, तो ये कालीकट बंदरगाह है। और यहां के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसके बाद पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा कालीकट में, गोवा में, दमन द्वीप और हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनकर आया? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या गवर्नर भी पूछा जाए तो वही प्रश्न है, कौन बनकर आया? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या डियाज। तो कौन था? ये फ्रांसिस डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय या गवर्नर बनकर भारत आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1580 में, 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1757 ईस्वी में। तो कब हुई थी? डेट याद रखिए, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा एक फैक्ट इसमें और भी इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज अफसर आया था? तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, जो सूरत में अपनी व्यापारिक कंपनी खोलने की अनुमति मांगने के उद्देश्य से आया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समयकाल 1905 से लेकर 1916 को किस नाम से जाना जाता है? 1905 से 1916 के बीच का कार्यकाल किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 से 3 चरणों में इसको बांटा गया है। 1885 से लेकर 1905 तक का कार्यकाल क्या कहलाता है? उदारवादी चरण। नोट कर लीजिए, 1885 से 1905 तक का कार्यकाल उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। 1905 से लेकर 1916 तक ये उग्रवादी चरण, जो प्रश्न में पूछा गया है, 1905 से 1916 के बीच में कौन सा चरण बोला जाता है? उग्रवादी चरण। और 1916 महात्मा गांधी 1916 में साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। उसके बाद का जो चरण है 1916 से लेकर 1947 तक का कार्यकाल क्या माना जाता है? गांधी युग। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछा जा सकता है। 1885 से 1905 तक का उदारवादी चरण, 1905 से 1916 उग्रवादी चरण और 1916 से लेकर 1947 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब एस्टेब्लिश किया गया था? कब इसकी स्थापना हुई थी? 1885, 1950, 1989 या 1947। तो कब हुई थी? 1985। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
डब्ल्यूसी बनर्जी ने। और इसके संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। और कब स्थापना हुई? तो 1885 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले बंगाल विभाजन को देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई थी और अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया गया था। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। फिर 1911 में, एक डेट और याद रखिए, 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान इस बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी और अक्टूबर 1905 में विभाजित किया गया था। और इसके गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खुदाई खिदमतगार संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद, ज्योतिबा फूले, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे इसके संस्थापक? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में इन्होंने स्थापित किया था। कहां पे? पेशावर में। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो संगठन है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में 1884 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, श्री आर दास ने की थी। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, जो प्रश्न में पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूंकि ये बार बार शब्द आ रहा है, अभी करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, तो केबी हेगड़ेवार। इंडियन लेग की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है, इन सारों को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इसमें से भारत दर्पण, मिडनाइट, यंग इंडिया, चित्रा। तो कौन सी पुस्तक थी? ये यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया थी। डिटेल देख लेते हैं इसकी। महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिकाएं और समाचार पत्र कौन कौन से थे? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया थी। और ये जो यंग इंडिया थी, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होती थी। प्रकाशन इसका 1919 से लेकर 1931 तक चला। इसके बाद में इसे अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका के नाम से लाला लाजपत राय ने पुनः प्रकाशित किया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1923। सॉरी, इंग्लिश में डेट गलत हो गई है, यहां पे देख लीजिए हिंदी वाले में। 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946, 19 अगस्त 1946 और 30 अगस्त 1946। तो कौन सी डेट थी? ये 16 अगस्त 1946, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। डिटेल देख लेते हैं इसकी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। और किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसी दिन को कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। यदि पूछा जाए कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा प्रश्न है। सुगौली की संधि 1816 किनके मध्य संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी, ये भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सुगौली की संधि हुई थी। और ये किसके किसके मध्य हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शासक के मध्य। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। सी राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य हुई थी। ये 1814 से 16 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद हरकत में आई थी, ये संधि हुई थी। चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारत और नेपाल में सीमा विवाद में ये सुगौली की संधि का जिक्र हुआ था बार बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, उसमें से पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन? तो कौन सा था? ये ब्रह्म समाज। राजा राममोहन द्वारा स्थापित
ये संचालित ब्रह्म समाज 1828 में, कब आया प्रभाव में? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। एक फैक्ट इसमें और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि मिली थी। तो ये फैक्ट भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की थी। ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, सॉरी विवेकानंद द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में और रामकृष्ण मिशन 1897 में विवेकानंद द्वारा की गई थी। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उनको देख लीजिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। आर्य समाज की 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती और थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम एचपी ब्लावस्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। क्योंकि सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक कौन था जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ ईरान किसे कहा जाता है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, तैमूर लंग या अहमद शाह अब्दाली। तो कौन था? ये नादिर शाह। ये 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत का शासक कौन था या दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। इस फैक्ट को भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो दिल्ली में किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का शासक था। कब किया था? 1739 में। डिटेल देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और इस दौरान दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अकबर, टीपू सुल्तान, शिवाजी या कृष्णदेव राय? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? शिवाजी। शिवाजी अपने शासन के संचालन के लिए एक मंत्री परिषद, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी इनके शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। इसमें कुछ फैक्ट और देख लीजिए। शिवाजी का जन्म कहां पे हुआ था? 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में, और यहीं पर इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति से विभूषित किया गया था। शिवाजी मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। इनके अष्टप्रधान की देख लेते हैं। एक परिषद जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है वो कौन कौन से हैं? पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य मजुमदार लेखा परीक्षक थे, वाक्यानवीस या मंत्री, अभिलेख सुरूनवीस सचिव, सेनापति सर-ए-नौबत, मंडित राव या दानाध्यक्ष, विदेश सचिव सुमंत या दबीर और न्यायाधीश। इस तरह से 8 लोगों का मंत्रिपरिषद हुआ था जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। कहां पे? छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन युगांतर पत्रिका के संपादक हैं? यहां पे पूछा गया है युगांतर पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है? ज्योतिबा फूले, अरविंद घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर या बरिंद्र कुमार घोष? तो कौन है इनमें से? बरिंद्र कुमार घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, युगांतर पत्रिका के संपादक। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको देख लेते हैं। बरिंद्र कुमार घोष युगांतर पत्रिका का संपादन किया था। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी, अरविंद घोष वंदे मातरम, देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर भारत दर्पण, दीनबंधु मित्र नील दर्पण, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ और जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट। तो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1924 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है। 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? यह अधिवेशन कहां पे हुआ था? बेलगाम में। और किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या एनी बेसेंट? किसके द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा।
इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी द्वारा केवल एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। वो कौन सा? 1924 में बेलगाम अधिवेशन। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। स्थापना की गई थी 1885 में। संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में बंबई में पहला अधिवेशन किया गया था। पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में जो मद्रास का तीसरा अधिवेशन था, इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। 1888 में चौथे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। 1925 में 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किसके कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड, यह सामुदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। इसे के विरोध में महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन कर रहे थे और उन्हीं के बीच में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने और कब लिखी थी? इसके लेखक कौन है और कब लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे इसके लेखक? दादा भाई नौरोजी। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो अंग्रेजों द्वारा धन निकासी प्रक्रिया थी, धन निकासन का और उसका पड़ने वाला प्रभाव, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव था, उस पर प्रकाश डाला गया था, उस पर बताया गया था। कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। और प्रकाशित कब हुई थी? 1901 में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर से ही जुड़ा क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट हुआ है कुछ सालों में। बिरसा मुंडा की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? भारत गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस, राष्ट्रीय गौरव दिवस या स्वतंत्रता सेनानी दिवस? तो किस रूप में मनाया जाता है? यह जनजाति गौरव दिवस। इनकी जयंती पे 15 नवंबर, ये डेट भी याद रखिए, 15 नवंबर को क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में थे और इन्होंने एक आदिवासी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ये 2021 में इसकी घोषणा की गई थी, तो इंपॉर्टेंट है। हरिजन पत्रिका के लेखक कौन थे? यहां पे पूछा गया हरिजन पत्रिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और 1933 में ये प्रभाव में आई। कब? 1933 में हरिजन पत्रिका प्रभाव में आई। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। बंगाल गजट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा, और ये भारत का पहला समाचार पत्र है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है। इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में बंबई में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी ने। सोम प्रकाश 1858 में, द्वारकादास विद्याभूषण प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मद्रास मेल की बात करें तो 1867 में संपादित हुआ था, भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। हिंदू 1878 में GS अय्यर और वीर राघवाचारी द्वारा। केसरा मराठी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और न्यू इंडिया 1914 में एनी बेसेंट द्वारा। तो ये सारे के सारे समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। पहला वाला देख लीजिएगा, द बंगाल गजट बार बार पूछा जाता है।
इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दो प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो पूछा गया है गठन का और एक पूछा गया था इसको प्रबंधित कौन किया है। तो यहां पे पूछा गया गठन का, तो ये कैप्टन मोहन सिंह 1942 में। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे प्रबंधित किया था, बड़े स्वरूप में इसे कन्वर्ट किया था इंडियन नेशनल आर्मी। और इसमें एक फैक्ट और है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे इसमें एक महिला रेजिमेंट भी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिला रेजिमेंट किसके नाम पे थी? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे थी। कब इसको गठन किया गया था? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। संसद के 3 दशक नामक पुस्तक किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना थी? संसद के 3 दशक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना थी? यहां पे ऑप्शन में देखें, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। तो किनकी रचना थी? ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना थी। संसद के 3 दशक, इसके अलावा मेरी 51 कविताएं, इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण रचना थी। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश। ये प्रश्न पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ। जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन या इंडियन ओपिनियन। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर। जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट। राजेंद्र प्रसाद द्वारा सत्याग्रह एंड चंपारण और इंडिया डिवाइडेड। और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद की 3 दशक और मेरी 51 कविताएं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी फैक्ट बन सकता है, तो इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा युक्ति का संबंध किस व्यक्ति से है? ये नारा किसने दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी या राम प्रसाद बिस्मिल। तो किसने दिया था? ये श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी इंपॉर्टेंट जो युक्तियां हैं, भारत छोड़ो या करो मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया था। जनगण मन अधिनायक हो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल द्वारा दिया गया था। तो ये सारे के सारे नारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनते रहते हैं, देख लीजिए। जलियांवाला बाग, थोड़ा सा देख लीजिए, सुधार लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जलियांवाला बाग था, जिसमें चारों तरफ से दीवार थी, एकमात्र रास्ता था। उस रास्ते को जनरल डायर ने ब्लॉक करके एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। उसमें बहुत ज्यादा भीषण नरसंहार हुआ था। और उसी के विरोध में, उसी के से विक्षुब्ध होके रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, लौटा दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पवन सिंह या स्वामी सहजानंद के द्वारा। तो इसमें प्रश्न दो प्रकार से बन सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा पहला आंदोलन था? चंपारण आंदोलन 1917 में, ये बिहार वाले क्षेत्र में चलाया गया था। उन्हीं का दूसरा आंदोलन 1918 में ये खेड़ा आंदोलन था। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है, जैसे चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था 1917 में। खेड़ा आंदोलन भी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था 1918 में। अवध किसान सभा, इसको संचालक करता कौन थे? आंदोलनकर्ता बाबा रामचंद्र 1920 में। बारदोली आंदोलन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में।
और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था 1936 में। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन में देखें, 1885 में, 1892, 1897 या 1900 ईस्वी में। तो कब की थी? ये 1897 में की थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। यंग बंग आंदोलन हेनरी डिरोजियो द्वारा। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेवली के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। तो इनको नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनके द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो यह प्रश्न में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 में, 1947 में, 1950 में और 1956 में। तो कब गाया गया था? ये 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण और बिंदु देख लेते हैं। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रचयिता कौन है इसके? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आनंद मठ द्वारा लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत को कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार गाया कब गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और दिल्ली दरबार, 1911 को दिल्ली दरबार के नाम से जब भी जाना जाता है, उसी समय नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में। उसके बाद 1931 में दिल्ली की राजधानी को लॉर्ड इरविन ने उद्घाटित किया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यहां पे ऑप्शन में देखिए, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या कादम्बनी बोस। कौन बनी थी? ये एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये सरोजनी नायडू है 1925 में। कि दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी और पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। चैत्य भूमि का संबंध किससे है? चैत्य भूमि ये समाधि स्थल का नाम है। इसका संबंध किस महापुरुष से है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या भीमराव अंबेडकर। तो चैत्य भूमि का संबंध किससे है? भीमराव अंबेडकर से है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांति घाट। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। तो इंपॉर्टेंट है, इनको कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल है उनको देख लेते हैं, किस व्यक्तित्व से संबंधित है। राजघाट महात्मा गांधी से है संबंधित। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है। वीरभूमि राजीव गांधी के। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। समता स्थल
बाबू जगजीवन राम, एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह, शक्ति स्थल किसके, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को कहा जाता है। अभय घाट मोरारजी देसाई और संघर्ष स्थल देवीलाल के समाधि स्थल को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी जीके जीएस की जितनी भी क्लासेस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर की सारी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि नहीं देखा तो उनको देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्यूरी होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।